स्टूडेंट्स, इस वीडियो से हम शुरुआत कर रहे हैं रशियन रेवोल्यूशन की। सबसे पहले हम समझेंगे 1917 की अक्टूबर रेवोल्यूशन को। देन हम समझेंगे द रशियन एम्पायर इन 1914 किस तरह का एम्पायर था। देन हम समझेंगे इकोनॉमी एंड सोसाइटी। 19th सेंचुरी में रूस यूरोप के सबसे पिछड़े हुए औद्योगिक देशों में से एक था। 1917 में वहाँ पर एक रेवोल्यूशन होता है, वहाँ पर एक क्रांति होती है और उसके बाद वहाँ पर तख्ता पलट हो जाता है। पहले वहाँ पर मोनार्की थी। अक्टूबर 1917 में सोशलिस्ट ने मोनारिकल सिस्टम को ख़त्म करने के लिए रूस में कुछ रेवोल्यूशन किए और इन्हीं रेवोल्यूशन को वहाँ की अक्टूबर रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। रशियन एम्पायर इन 1914 में रूस और उसके आसपास की बड़ी बड़ी टेरिटरीज में निकोलस सेकेंड का शासन था। मॉस्को के आसपास की जो टेरिटरी के अलावा आज की जो फिनलैंड है, लातविया है, लुथानिया है, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस के अलावा और भी जो रूस के हिस्से हैं, इस पूरे के पूरे क्षेत्र में जार निकोलस सेकेंड का रूल था। जार निकोलस सेकेंड का उस एरिया में एक तरफा शासन था। बात करें पैसिफिक ओशियन से लेकर आज के जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, यहाँ पूरा का पूरा साम्राज्य जार निकोलस सेकेंड का ही था। बात करें अगर रिलीजन की तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते थे, जो कि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च का एक पार्ट था। इसके अलावा और भी कुछ धर्मों के लोग वहाँ रहते थे। कैथोलिक्स चर्च वहाँ थे, प्रोटेस्टेंट्स थे, मुस्लिम थे और बौद्धिस्ट भी रूस के अंदर उस समय तक थे। अब हम समझेंगे रूस में इकोनॉमी और सोसाइटी किस प्रकार की थी। 20th सेंचुरी की शुरुआत में वेस्ट मेजॉरिटी के जो लोग थे वहाँ पर वो एग्रीकल्चर से बिलोंग करते थे। अधिकतर लोग वहाँ पर खेती बाड़ी करते थे। तकरीबन 85% की जो लोग थे उनकी इकोनॉमी, उनका रहन सहन किस पर डिपेंड करता था? एग्रीकल्चर पर। रूस के अंदर एग्रीकल्चर करने वाले लोगों का जो प्रोपोर्शन था वो पूरे के पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा था। बात करें उस टाइम के बड़े देशों जैसे कि फ्रांस और जर्मनी की, तो फ्रांस की जहां पर 40% जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी, तो वहीं जर्मनी की जो पॉपुलेशन थी वो 50% ही एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। रशियन पीपल की जो नीड थी वो एग्रीकल्चर से पूरी होती थी दो तरह से। पहली तो ये कि उनको खाने पीने के लिए अनाज मिलता था, उसके साथ साथ वो अपने फूड ग्रेन को पूरे के पूरे मार्केट में सप्लाई करते थे। बात करें अगर रूस के अंदर इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री वहाँ पर बहुत कम थी, पॉकेट इंडस्ट्रीज थी। हालांकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो थी वो सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में थी। ज़्यादातर जो काम धंधे होते थे, जो प्रोडक्शन होता था, वो क्राफ्ट्समैन ही करते थे। 1819 में कुछ बड़ी फैक्ट्रीज भी वहाँ पर एस्टेब्लिश हुई। जब वहाँ रेलवे नेटवर्क कुछ बढ़ा, जब रेलवे नेटवर्क बढ़ा तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आने लगा और इसके बाद रिजल्ट ये निकला कि कोल प्रोडक्शन बढ़ा और फिर स्टील का प्रोडक्शन भी वहाँ पर धीरे धीरे करके बढ़ने लगा। बात करें अगर 1900 तक की, तो वहाँ पर जो क्राफ्ट्समैन थे और वर्कर्स थे वो लगभग सभी जगह इक्वल हो गए। अधिकतर जो इंडस्ट्रीज़ थी वो प्राइवेट लोगों के हाथ में थी, मतलब कि मालिकाना हक उनमें इंडिविजुअल वहाँ पर हुआ करता था। जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो अपने यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स को काफ़ी ज़्यादा काम करवाते, लेकिन उतनी तादाद में उनको वेजेस नहीं देते थे, पेमेंट नहीं देते थे। काम करने की बात करें तो उनसे तकरीबन 15-15 घंटे तक काम करवाया जाता था, लेकिन उनको उतना पेमेंट नहीं किया जाता था। वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा कुछ गाइडलाइंस कंपनी के मालिकों को भी दी गई थी कि आप लिमिटेड अमाउंट में वर्कर से काम करवाएंगे, उनका टाइम आवर फिक्स रहेगा। बावजूद इसके उन फैक्ट्रीज के मालिकों के द्वारा इन नियमों का पालन नहीं किया जाता था। वर्कशॉप में काम करने वाले जो वर्कर्स थे वो 15-15 घंटे काम करते थे। वहीं बात करें फैक्ट्री की, तो फैक्ट्री में काम करने के घंटे 10 से 12 थे। फैक्ट्री मालिकों के द्वारा मजदूरों को रहने के लिए रूम और डॉर्मेट्री वगैरह दिया जाता था। मजदूरों के साथ जो शोषण होता था उसका एक कारण ये था कि जितने भी लेबर्स थे, वर्कर्स थे, वो डिवाइडेड थे अपने अपने सोशल ग्रुप को लेकर, उनमें यूनिटी कम थी।
कुछ लेबर्स, कुछ वर्कर्स शहर में रहते, फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन जो उनका लिंक था, जो उनका जुड़ाव गांव में हुआ था, गांव से लगा हुआ था, वहीं बाकी जितने भी लेबर्स थे वो शहर में आकर पूरी तरह से बस चुके थे। जो वर्कर्स थे वो स्किल के आधार पर डिवाइड थे। एक वर्कर ने कहा था कि जितने भी मेटल वर्कर्स हैं, जो धातुएं बनाते हैं, वो अपने आप को उन सभी मज़दूरों में राजा समझते हैं, एरिस्टोक्रेट समझते हैं। तो इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना उन सभी में एक पक्षपात की भावना थी। 1914 तक रसिया की फैक्ट्रीज में काम करने वाली वीमेन का परसेंटेज 31 था, लेकिन मैन की अपेक्षा, मैन की तुलना में उनको जो वेजेस था काफ़ी कम दिया जाता था। फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले जितने भी वर्कर्स थे वो काम के साथ ही अपना पहनावा फिक्स करते थे। मतलब जो लेबर है उसका पहनावा अलग रहेगा, जो क्लर्क का काम कर रहे हैं, जो स्किलफुल वर्कर है उसका पहनावा अलग रहेगा, साथ ही एक दूसरे के साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। हालांकि कुछ वर्कर्स ने अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन बना रखे थे ताकि कभी किसी वर्कर पर कोई मुसीबत आ जाए, फाइनेंशियल उसे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो इन ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से उसकी हेल्प कर सकें। हालांकि ऐसे जो एसोसिएशंस थे, जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, वो तादाद में काफ़ी कम थे। इन सभी डिवीज़न्स के बावजूद उनमें यूनिटी तब देखी जाती थी जब किसी मज़दूर के साथ अन्याय होता था या फिर उसे फैक्ट्री से निकाल दिया जाता था, तो ये जो वर्कर्स थे वो सभी इकट्ठे होकर फैक्ट्री के अंदर स्ट्राइक करते, हड़तालें करते। रूस में 1896, 1897 में टेक्सटाइल इंडस्ट्री और 1902 में मेटल इंडस्ट्री में ऐसी हड़तालें काफ़ी बड़ी संख्या में आयोजित की गई। गांव में खेतीबाड़ी का काम वहाँ के किसान करते थे, लेकिन बात करें प्रॉपर्टी की तो प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती थी एरिस्टोक्रेट के हाथ में, क्राउन्स के हाथ में, और ऑर्थोडॉक्स चर्च के जो मालिक होते थे उनके पास सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी होती थी। गांव में खेती करने वाले किसान और मज़दूर काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस थे, लेकिन वो वहाँ के सामंतों और नवाबों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते थे। फार्मर और वर्कर्स का ये मानना था कि जो जितने भी नोबल हैं, जितने भी सामंत हैं, इन्हें जितनी भी संपत्ति मिली है वो इनकी योग्यता के बलबूते नहीं मिली है, बल्कि जो जार है, जो शासक है वहाँ का, उसकी चापलूसी, उसके प्रति श्रद्धा और उसके प्रति वफादारी के कारण इन्हें ये प्रॉपर्टी मिली हुई है। रूस के किसान और फ्रांस के किसानों की स्थिति बिल्कुल अलग थी। रूस के किसान सामंतों का सम्मान नहीं करते थे, लेकिन फ्रांस के जो किसान थे वो सामंतों का सम्मान करते थे। यहाँ तक कि फ्रांस में उन किसानों ने अपने नवाबों को बचाने के लिए बहुत लड़ाइयाँ भी लड़ी हुई थी। रूस के जितने भी किसान थे ना तो वो टैक्स पे करते थे, लगान देते थे, और ना ही वो सामंतों का सम्मान करते थे। वो तो ये चाहते थे कि हमारे गांव से जितने भी ये सामंत और नवाब हैं इनको भगा दो और इनकी ज़मीन छीनकर जितने भी हमारे गरीब किसान हैं उनको बांट दो। यहाँ तक कि जो किसान थे उन्होंने लैंडलॉर्ड्स की हत्याएं तक कर दी थी। 1902 में ऐसे मर्डर्स गांव में होने लगे थे, लेकिन 1905 तक लगभग सारे के सारे रसिया के अंदर ऐसी घटनाएं आम हो गई थी। रूस के जो किसान थे वो अन्य मामलों में भी यूरोप के बाकी किसानों से अलग थे। रूस के किसान क्या करते थे कि टाइम टाइम पर अपनी ज़मीन को वहाँ के एक जिसे कम्यून कहा जाता था उसको सौंप देते थे, और फिर जो कम्यून था वो ही हर एक फैमिली को उनकी नीड के हिसाब से लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करता था। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर वी आर गोइंग टू स्टॉप दिस लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे सोशलिज्म इन रसिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि न्यू अपडेट्स आपके मोबाइल में ऑटोमेटिकली आ सके।